गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें मध्य प्रदेश के इस लेक्चर में एक नए अध्याय अर्थात मध्य प्रदेश की जलवायु का अध्ययन करना है। वैसे तो ये चीज़ हमें एक्चुअल में पढ़नी चाहिए थी जब हम भारत का भूगोल पढ़ते, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पूर्ण रूपेण भूगोल पर आधारित हैं। वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपके इसी लेक्चर में क्लियर कर देता हूँ। जितने कॉन्सेप्ट हमें नेसेसरी है इस चीज़ को समझने के लिए उतने मैं आपके अभी हाल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो अध्ययन करने जा रहे हैं हम जलवायु का, वो मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जलवायु है क्या चीज़? ये जलवायु वास्तविकता में एक स्थान के मौसम को कहा जाता है। हम सामान्य शब्दों में बोलते हैं ना, यार मौसम खराब है। उसका भौगोलिक अर्थ है कि जलवायु जो है वो हमारे अनुकूल नहीं है। उसके लिए हम अपनी भाषा में बोलते हैं, अरे यार मौसम खराब चल रहा है। क्लियर है? उसी मौसम का अध्ययन हमें मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। चलिए, किसी स्थान विशेष का मौसम संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जलवायु अगर आ जाए तो हम एक निर्धारित तौर पर ये ना बोले कि मौसम को जलवायु कहा जाता है। हमें कहना चाहिए सरल शब्दों में जलवायु की परिभाषा दे दें। तो जलवायु क्या है? किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं, ठीक है, मौसम संबंधी सभी प्रकार की दशाओं के दीर्घकालिक औसत को, आज का नहीं, एक दिन का नहीं, 10 दिन का नहीं, परंतु दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। तो किसी एक स्थान विशेष संबंधी मौसम के दीर्घकालिक जो औसत होता है वो कहलाती है किसी स्थान की जलवायु। क्लियर है? जलवायु, मौसम का स्थान जलवायु तब लेगी जब इस प्रकार का मौसम तकरीबन 1 माह बना रहे या 2 माह बना रहे, तब हम बोलेंगे जलवायु एक विशेष प्रकार की है। लेकिन जलवायु के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे जलवायु को विभिन्न वातावरणीय कारकों के माध्यम से परखा जाता है। जैसे अक्षांशीय अवस्थिति, किसी स्थान विशेष की अक्षांशीय अवस्थिति क्या है, अर्थात उसके लैटिट्यूड्स क्या हैं। ग्लोब पर हम किसी स्थान को, ये मैंने एमपी के शुरुआती लेक्चर्स में समझाया है आपको, ग्लोब पर अगर हमें किसी स्थान की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है तो उसके अक्षांश और देशांतर हमें पता होने चाहिए। अर्थात उस स्थान विशेष की लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हमको पता होना चाहिए, तब हम उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला कारक जो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है वो है उसकी अक्षांशीय अवस्थिति। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से कोई एक स्थान कितना ऊंचा है ये भी डिटरमाइन करेगा, ये भी निर्धारित करेगा उस स्थान की जलवायु को। समुद्र के जितना नजदीक होगा वह स्थान जलवायु समुद्री हो जाएगी, और जितना ऊपर होगा तो जलवायु सम हो जाएगी। क्लियर है? धरातलीय उच्चावच मतलब उस स्थान पर, या वो स्थान कहां पर लोकेटेड है, प्लेन्स पर है, पठार पर है कि पर्वत पर है, उसको बोलेंगे हम धरातलीय उच्चावच की स्थिति। सौर विकिरण, इन स्थानों के आधार पर हम निर्धारित कर पाएंगे कि उस स्थान पर किस प्रकार का सौर विकिरण पहुंच रहा होगा। जल एवं स्थल का वितरण, कोई नदी तो आसपास से नहीं गुजर रही है, अगर नदी गुजर रही है तो कौन सी है, छोटी नदी है या बड़ी नदी है। ठीक है, उस स्थान पर वर्षा कितनी होती है और
महासागर के तट से उसकी दूरी कितनी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक विशेष स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हो गए? अक्षांशीय अवस्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातलीय उच्चावच, सौर विकिरण, जल एवं स्थल का वितरण, वर्षा की मात्रा तथा सागर तट से दूरी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से किसी एक स्थान विशेष की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। क्लियर? अब ये चीजें किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करती हैं। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु वहां निवास करने वाली जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का निर्धारण करती हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वह पूर्ण रूपेण आधारित होती है किसी स्थान विशेष की जलवायु पर। कैसे निर्धारित होती है? जैसे हमारे यहाँ खासकर कि हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो एक विशेष प्रकार की जलवायु में आयोजित होते हैं और वही हमारी संस्कृति का हिस्सा हो जाता है। जैसे हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हमारे यहाँ 3 मुख्य प्रकार की ऋतुएं विद्यमान हैं। शीत ऋतु में हम स्वेटर पहनते हैं क्या? नहीं पहनते। हम हाफ शर्ट्स या अपने अनुसार जो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उस मौसम के लिए सूटेबल हों। शीत ऋतु जब आती है तब हम एक विशेष प्रकार का पहनावा पहनते हैं और ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाता है। और एक विशेष प्रकार के मौसम के लिए विशेष प्रकार की वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है जो किसी स्थान की आर्थिक गतिविधि का भी संचालन करती है। ये एक मुख्य कारण है कि किसी स्थान विशेष की जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का निर्धारण उस स्थान की जलवायु के हिसाब से होता है। क्लियर है? चलिए अब इस मैप को समझिएगा, इस ग्लोब को समझिएगा। वैसे तो हमें ये चीज़ ज्योग्राफी में पढ़नी थी जब हम पूरे विश्व का भूगोल शुरू करते, लेकिन अभी ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको समझिएगा। जैसे ये एक ग्लोब है, ठीक है? इस ग्लोब को हमने अलग अलग डिग्रीज में डिवाइड किया है। जैसे ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है? क्या है ये? 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसी को ही कहते हैं हम इक्वेटर इंग्लिश में, ठीक है? अब अगर हम 23.5 डिग्री पर जाएं ऊपर, ये वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कर्क रेखा, या इंग्लिश में कहेंगे हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? और 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में जाएं, दक्षिण में जाएं, तो ये जो रेखा है ये कहलाती है इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? अब समझना इसके बारे में आप। ये जो डिग्रीज हैं, ये डिग्रीज कैसे उत्पन्न हुई हैं समझते चलना। एक्चुअल में कहीं पर कोई एंगल नहीं है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी, जिसमें अपन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक चैप्टर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के आगे का ही, ठीक है? उसमें अपन किसी चीज़ की या किसी वस्तु की ऊंचाई या गहराई सिर्फ एक एंगल अनुमानित करके आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे भी ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी के जस्ट ऊपर है, मतलब ध्रुव तारे की जो लोकेशन है वो फिक्स होती है। पोल स्टार इसे इंग्लिश में कहते हैं, उसकी लोकेशन जो है फिक्स होती है।
पुराने समय में जो कहना चाहिए कि समुद्रों की यात्रा करते थे, ठीक है, जब किसी भी प्रकार से ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, दिशा सूचक यंत्र जो होते हैं, उनका निजात नहीं हुआ था। जंगलों में व्यक्ति रहते थे तो गहरे अंधेरे में जंगलों में भी रास्ता खोज लिया जाता था। सिर्फ कैसे? इस ध्रुव तारे, ध्रुव तारे की लोकेशन आइडेंटिफाई करके, क्योंकि ध्रुव तारे की लोकेशन पृथ्वी से देखने पर हमेशा अडिग रहती है, अटल रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति धरातल से ऊपर ध्रुव तारे को आइडेंटिफाई कर ले तो वो इतना बता देता था कि यार ध्रुव तारा अगर उस दिशा में चमक रहा है तो वो होगी उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इससे पता चल जाता था। क्लियर है? ध्रुव तारे की जो रोशनी पड़ती है पृथ्वी पर, ध्रुव तारे की रोशनी सीधे पड़ेगी यहां पर 90 डिग्री पर, ठीक है। फिर और नीचे आएंगे तो 66.5 डिग्री उत्तर, और नीचे आओ तो 45 डिग्री का कोण बना रही है ध्रुव तारे की रोशनी पृथ्वी के इस भाग से, इसलिए इनको एंगल्स में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर 35 डिग्री का कोण, यहां 23.5 डिग्री का कोण, तो जहां पर 23.5 डिग्री का कोण बना रही है ध्रुव तारे की रोशनी, उस रेखा को नाम दे दिया है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजर रही है, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अगर आप पृथ्वी का कहना चाहिए आकृति देखो तो ये पूरी गोल नहीं है क्या गोल? गोल लग रही है क्या ये आकृति? ये आकृति पूर्ण रूपेण गोल नहीं है। आकृति कैसी है? ओवल शेप की, हैप्लॉइड शेप की आकृति है। क्लियर है? यानी कि पृथ्वी बीच से चौड़ी है और ऊपर जब ध्रुवों की ओर हम जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जब जा रहे हैं, तो वहां पर चपटी हो जाती है। इसीलिए ध्रुव तारे की रोशनी जब पृथ्वी के मध्य भाग में आती है तो 0 डिग्री का कोण वहां पर बनाती है। क्लियर है? इसलिए यहां पर जो रेखा खींची गई है वो है विषुवत रेखा, और यही है सेंटर ऑफ द अर्थ। इस रेखा को बोला जाता है पृथ्वी का मध्य भाग, और ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित भी कर रही है। तो ये जो डिग्रीज है ना, डिग्रीज का कॉन्सेप्ट यही है, क्या? ध्रुव तारे की रोशनी। क्लियर है? 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण अगर हम चले जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? अब ये जो रेखाएं हैं ये एक स्थान विशेष के मौसम का निर्धारण भी करती हैं। कैसे? अब समझना, सूर्य की रोशनी 12 महीने एक समान पड़ती है कहां पर? विषुवतीय क्षेत्र पर, क्योंकि सूर्य के सापेक्ष ये हिस्सा हमेशा सूर्य के सामने रहता है। इसलिए यहां पर आपको किसी भी प्रकार का मौसमी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। कहां पर? विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हिस्सा 12 महीने सूर्य के सापेक्ष रहता है, इसलिए यहां पर हमेशा गर्मी रहती है बीच वाले इलाके में, जिस कारण से ज्यादा गर्मी होने से ये इलाका या इस इलाके में एक निम्न वायुदाब पैदा हो जाता है। क्लियर है? और जब इस इलाके में एक निम्न वायुदाब पैदा हो रहा है तब दक्षिण क्षेत्र से और उत्तर क्षेत्र से जो भी पवनें हैं वो लगातार यहां पर आती जाएंगी, क्योंकि यहां पर इलाका कैसा है? एक निम्न वायुदाब का इलाका है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट समझना कि ध्रुव तारा तो उत्तर की ओर है, ठीक है,
और ध्रुव तारे की रोशनी तो सिर्फ इस 0 डिग्री विषुवत रेखा तक ही पड़ रही है। नीचे कैसे हमने डिग्रीज बना ली, नीचे तो कोई ध्रुव तारा है ही नहीं। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि पृथ्वी के आधे भाग पर जो हमने डिग्रियां बनाई हैं ध्रुव तारे की रोशनी के अनुसार, पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर उनको इमेजिन कर लिया है कि आधा हिस्सा भी ऐसा होगा। क्लियर है? तो यह है कॉन्सेप्ट। अब इसको विषुवतीय निम्न वायुदाब क्यों कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं इसे? इक्वेटर पर है इसलिए नाम पड़ा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि ये वाला हिस्सा 12 महीने सूर्य के सापेक्ष होता है। इस कारण से इस हिस्से पर हमेशा गर्मी बनी रहती है और उस गर्मी के कारण यहां पर उत्तर और दक्षिणी दिशा से पवनें आकर अडिग हो जाती हैं। इस वजह से यह हिस्सा कैसा है? निम्न वायुदाब का। अब अगर हम ऊपर जाएं, कहां पर? 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर, तो मई जून का जो समय आता है, मई जून के समय में ये वाला इलाका, या हम ये बोल सकते हैं कि मार्च अप्रैल मई जून का ये जो समय है, इसमें ये वाला इलाका सूर्य के सापेक्ष होगा। ठीक है? इस वजह से ये गर्मी का मौसम रहेगा उत्तरी क्षेत्रों पर और ये हिस्सा सूर्य से थोड़ी दूरी पर रहेगा। इस वजह से इस इलाके में शीत ऋतु रहेगी। हम निवासी हैं इस इलाके के, कहाँ पे? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र के, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से गुजर रही है। तो हम किस इलाके के निवासी हुए? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र के। क्लियर है? अर्थात इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट के निवासी हैं हम लोग। इसलिए एक पर्टिकुलर सीजन हमारे यहाँ आता है अत्यधिक गर्मी का और एक अत्यधिक ठंड का। ठीक है? और जब हमारे यहाँ गर्मी होगी तो इस दक्षिण दिशा में ठंड होगी, क्योंकि ये हिस्सा पीछे चला जाएगा। किसके कंपैरिजन में? ऊपरी हिस्से के। ठीक है? इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम भूगोल जब हम स्टडी करेंगे उस समय। तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है, उसके ऊपर चले जाओ तो अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र आ जाएगा। अर्थात इसको क्या बोलते हैं हम? इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है? हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र को। क्योंकि उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहाँ बन रहा है? 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा बनी है उसके ऊपर का क्षेत्र आ जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र, और यहां पर अवस्थित है संपूर्ण मध्य प्रदेश। क्लियर है? मध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंध अर्थात सब ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अब दिक्कत नहीं जानी चाहिए इस लाइन में कि मध्य प्रदेश कहाँ आता है? मध्य प्रदेश आता है उपोष्ण कटिबंध अर्थात सब ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में स्थित है, तथा यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम में आने वाली है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी प्रकार की, और मध्य प्रदेश की जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की अवस्थिति उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर है। ठीक है? अभी जो मैंने समझाया था आपको, यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा। इस कारण से मध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पर है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये कॉन्सेप्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। कोपेन के वर्गीकरण जर्मनी के एक बहुत बड़े मौसम विज्ञानी हैं कोपेन। उन्होंने विश्व की जलवायु को अलग अलग
विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया है। कोपेन ने विश्व की जलवायु का जो विभाजन किया है उसमें से कुछ विभाजन मध्य प्रदेश में भी अवस्थित हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मतलब ये है मैप आपके मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के इन जिलों में किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है। किसके अनुसार? जर्मनी के एक बहुत बड़े मौसम विज्ञानी कोपेन के अनुसार। एवं राज्य के अन्य भागों में शुष्क शीत वाली मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है। बाकी का जो मध्य प्रदेश का इलाका है यहां पर शुष्क शीत प्रकार की मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिमी इलाका है यहां पर उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु विद्यमान है। ठीक है, तो कोपेन ने विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण में से दो वर्गीकरण मध्य प्रदेश में भी विद्यमान है, और वे दो वर्गीकरण कौन कौन से हो गए? पहला है AW अर्थात उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, और दूसरा कटिबंध है CWG अर्थात शुष्क शीत वाली मॉनसूनी जलवायु। ये दो वर्गीकरण आते हैं कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य को उच्च भूमियों या हाईलैंड्स का प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? उच्च भूमियों का प्रदेश, क्योंकि अपन ने मध्य प्रदेश का संपूर्ण भौतिक भूगोल का अध्ययन किया है, जिसमें हमने ये समझा है कि मध्य प्रदेश अपने उच्चावच की स्थिति के आधार पर बहुत सारे सेगमेंट्स में विभाजित है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पर्वत। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से विंध्याचल पर्वत गुजरा है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके से सतपुड़ा पर्वत एवं उसकी विभिन्न श्रेणियां गुजरी हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश को कहा जाता है उच्च भूमियों का प्रदेश, क्योंकि इसके अधिकांश भागों की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंची है। क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें से औसत क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित हैं। मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है। ये भी अपन ने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है या मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक सीमा है वो ना तो किसी पड़ोसी देश को और ना ही किसी समुद्री सतह को स्पर्श करती है। इसलिए मध्य प्रदेश कैसा हो गया? एक भू आविष्ठित राज्य है। अतः यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्लियर है? क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिण में दोनों तरफ, एक तरफ अरब महासागर और एक तरफ बंगाल की खाड़ी अवस्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जा सकता है। राज्य के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में, ठीक है, ये हो गया राज्य का पश्चिमी इलाका और ये हो गया उत्तर पश्चिमी इलाका। ठीक है, तो राज्य के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में अर्ध शुष्क, यहां पर इलाका कौन सा है? ये अर्ध शुष्क क्षेत्र का। अर्ध शुष्क। उत्तरी भाग में उप आर्द्र, मतलब ये वाला शुद्ध ऊपर का जो हिस्सा हो गया वो कैसा हो गया? उप आर्द्र। उप आर्द्र। जबकि दक्षिण पूर्व में आर्द्र जलवायु पाई जाती है और इस इलाके में पाई जा रही है आपकी आर्द्र जलवायु, मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो वो कहलाएगी आर्द्र जलवायु। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है
कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाका हो गया वो कैसा है, अर्ध शुष्क प्रकार का। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र हो गया वो है उप आर्द्र, ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी हो भी सकती है या बहुत कम ह्यूमिडिटी होगी। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी इलाका है वो कैसा है, आर्द्र, यानी वहाँ की जलवायु कैसी होगी, ह्यूमिड, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दोनों शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी द्वारा होती है। क्लियर है। भारत के मैप में एक तरफ पश्चिमी इलाके में आ जाएगा अरब सागर और पूर्वी इलाके में आ जाएगी बंगाल की खाड़ी। इन दोनों शाखाओं से वर्षा होगी मध्य प्रदेश में। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है। अब समझना इसको, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखो तो सामान्य अवस्था में जब मॉनसून आ रहा है, ठीक है, तो मॉनसून जो है दक्षिण पश्चिम मॉनसून सबसे ज़्यादा वर्षा करता है भारत में। जो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून का ही डायग्राम है, जो कहाँ से एंटर होता है, भारत में केरल क्षेत्र से एंटर होता है, ठीक है। और ये दो शाखाओं में फिर विभाजित हो जाता है, ये वाली शाखा हो जाएगी अरब सागर की और ये शाखा हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों शाखाएं एक गुजरात से एंटर हो जाती है और एक इस इलाके से एंटर होती है और अंततः ये दोनों शाखाएं बरस जाती हैं कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश पर। तो मध्य प्रदेश में वर्षा की दो प्रकार की या दोनों प्रकार की धाराओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। वैसे तो भारत में जो मॉनसून आता है वो कौन सा मॉनसून है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, जो प्रवेश करता है कहां से, केरल से, ठीक है। ये एरोस को आप ध्यान से देखिए, प्रवेश कहां से कर रहा है, केरल से। लेकिन इसी को, इस दक्षिण पश्चिम मॉनसून को ही हम दो शाखाओं में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन सी है वो, एक हो जाएगी आपकी अरब सागर की शाखा और एक हो जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। और अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों शाखाएं जाकर मिल रही हैं कहां पर, मध्य प्रदेश में। अर्थात वर्षा ऋतु के मौसम में मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दोनों शाखाओं से बरसात होती है। अरब शाखा से भी होगी और पश्चिम बंगाल, या हम ये बोल सकते बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे भी बरसात होगी। फिर एक बार ठंडों के टाइम पर मावठा गिरता है, क्या बोलते हैं, मावठा, मावठा भी बरसता है। वो क्यों बरसता है, तो राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में शीत ऋतु में लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी विक्षोभ अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है। उसका कारण क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जब ठंडों में हमारे यहाँ पानी बरसता है जिसे हम मावठा कहते हैं, उस पानी का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, जो मेडिटेरियन सी से या भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं भारत की ओर, जो इस इलाके पर आकर टकराकर घूम जाती हैं, उसको कहते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। कहां से आ रही हैं ये हवा, यूरोप वाले क्षेत्र से, भूमध्य सागर से हवाएं आकर इस पर्वतीय इलाके से टकराकर नीचे की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। ये वाली ये वर्षा करती हैं कब, ठंडों के टाइम पर, दिसंबर जनवरी में, जिसे कहते हैं हम मावठा या मावठ। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है, इसलिए इसे मावठ कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो फसल बोई जाती है वो रबी की फसल होती है और उसके लिए ये मावठ बहुत आवश्यक होती है। क्लियर है। और इस मावठा का कारण क्या है, इसका मेन कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का प्रभाव मध्य प्रदेश की जलवायु पर भी पड़ता है। सीधी सी बात है, भारत का ही हिस्सा है मध्य प्रदेश,
तो ऐसे जितने भी कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, अगर भारत की जलवायु प्रभावित हुई है तो मध्य प्रदेश की जलवायु तो ऑटोमेटिकली प्रभावित होगी। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, ठीक है, अभी जो अपन ने कारक पढ़े थे शुरुआत में, वो ऐसे कारक थे जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब पर्टिकुलरली ये ऐसे कारकों का अध्ययन करने जा रहे हैं हम जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करेंगे। और वे कारक कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी से निकटता, तो है मध्य प्रदेश बंगाल की खाड़ी के निकट ही है। दूसरा, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, जैसे अपन ने देखा पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण ठंडों में मावट गिरती है मध्य प्रदेश में, उसका कारण तो हिमालय ही है। पश्चिमी क्षेत्र से जो पवनें आती वे हिमालय से टकराकर ही मध्य प्रदेश की ओर डाइवर्ट होती हैं, जिससे मावट गिरती है जो रबी की फसल के लिए आवश्यक होती है। दक्षिण में पठार एवं पहाड़ियां, बिल्कुल सही है। सतपुड़ा, मैकाल श्रेणियां दक्षिण में अवस्थित हैं और ये भी मध्य प्रदेश की जलवायु का निर्धारण कर रही हैं। धरातलीय उच्चावच, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। काल बैशाखी, ठीक है, मतलब बहुत तेज बारिश होना या कड़ाके के साथ पानी गिरना। ग्रीष्मकालीन तूफान, लू वगैरह जो चलती है, या लपट जिसको बोलते हैं जो गर्मी के मौसम में चलती है, वो चीज़ क्या हो गई? ग्रीष्मकालीन तूफान। दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाते, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। भौगोलिक स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, ये तो क्लियर ही होगा कि स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे। स्थिति का निर्धारण हम करते हैं किसके आधार पर? अक्षांश और देशांतर के आधार पर। और समुद्र से दूरी, ये कुछ ऐसी क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? अब तापमान, वर्षा तथा वायुदाब के आधार पर मध्य प्रदेश की जो पूरी जलवायु है उसको 3 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। अब वे 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, जो कब से कब तक चलती है? मार्च से मध्य जून तक, ठीक है। दूसरी वर्षा ऋतु, ये कब से कब तक चलती है? मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। और तीसरी है शीत ऋतु, ये कब से कब तक चलती है? मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। क्लियर है? तो विभिन्न आधारों पर मध्य प्रदेश की ऋतुओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब अपन समझते हैं मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से मध्य जून तक रहता है। कहां से कहां तक रहता है? मार्च से मध्य जून तक इसका प्रभाव रहता है। इस अवधि में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। सूर्य तो अपनी जगह अडिग है, लेकिन सूर्य के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी की अवस्थिति चेंज होती है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उत्तरी क्षेत्र की ओर अर्थात कर्क रेखा की ओर पड़ने लगती है। और कर्क रेखा तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरी है। इस कारण से मार्च के माह में आते आते मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गर्मी बढ़ने लगती है तथा वायु दाब कम होने लगता है। जब गर्मी बढ़ेगी तो वायु दाब तो कम होगा ही होगा। परिणाम स्वरूप मई माह के अंत तक राज्य के लगभग सभी भागों में भीषण गर्मी पड़ने लगती है। और इस भीषण गर्मी का मुख्य कारण है क्या? सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है, जिससे कर्क रेखा वाला क्षेत्र सूर्य के सामने आता जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो जाता, जबकि वास्तविकता क्या है कि सूर्य तो अपने स्थान पर फिक्स है। पृथ्वी अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है और पृथ्वी जिस पथ पर परिक्रमा कर रही है सूर्य का, वो पथ एकदम ऐसा नहीं है, कुछ टेढ़ा है, ठीक है। ऐसे रिवॉल्व नहीं करती है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व नहीं करेगी।
जिस पथ पर सूर्य की परिक्रमा की जा रही है वो कुछ ऐसा है, अर्थात पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ऐसे परिक्रमण पथ पर करेगी, ना कि ऐसे। ठीक है, कैसे करती है? इस प्रकार से। इसीलिए कभी कर्क रेखा वाला क्षेत्र तो कभी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा वाला क्षेत्र सूर्य के सापेक्ष आ जाता है। तो जब कर्क रेखा वाला क्षेत्र सूर्य के सामने है तो मकर रेखा वाला क्षेत्र सूर्य से दूर हो जाएगा। इसीलिए जब हमारे यहां भीषण गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके में ठंड होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है मकर रेखा का क्षेत्र। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया ऑस्ट्रेलिया, और मध्य प्रदेश है कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्षेत्र। और जब हमारे यहां ठंड पड़ेगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तब ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाएगी। क्लियर है? वास्तविकता में पृथ्वी अपनी स्थिति में बदलाव लाती है, ना कि सूर्य। लेकिन आम शब्दों में हम ये बोल देते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया है या दक्षिणायन हो गया है। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का मुख्य कारण क्या है? ग्रीष्म ऋतु का मुख्य कारण यह है कि सूर्य इस अवधि में होता है उत्तरायण, जिससे सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, जिससे कि मध्य प्रदेश वाले इलाके का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। और तापमान के बढ़ने का परिणाम यह होता है कि यहां पर जो वायु दाब है वो कम होता जाता है। परिणाम स्वरूप मई माह के अंत तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने लगती है। राज्य का सबसे गर्म माह मई है। ठीक है, मई महीने का औसत मासिक तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। पठारी भागों में, मतलब ऐसे इलाके जो मैदानी क्षेत्र से ऊपर हैं और पर्वतीय क्षेत्र से नीचे हैं, ऐसे इलाके कहलाते हैं पठारी इलाके। पठारी भागों में दिन का तापमान बढ़ता है, किंतु रात्रि के समय कम हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र का मौसम सुहाना रहता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो जाते हैं पर्यटन वाले स्थान। पचमढ़ी वाले जो इलाके हैं, ये क्यों पर्यटक की दृष्टि से बढ़ गए हैं आगे? क्योंकि एक तो ऊंचाई पर स्थित इलाके हैं, दिन के टाइम तो गर्मी रहेगी, लेकिन रात के टाइम मौसम सुहाना हो जाता है। जबकि मैदानी भागों में आर्द्रता अधिक होने के कारण इस मौसम में उमस भरी गर्मी पड़ती है, जिससे मौसम कष्टदायी हो जाता है। तो मैदानी इलाकों का मौसम कष्टदायी होता है क्योंकि वहां पर आर्द्रता अधिक होती है, और आर्द्रता अधिक होने के परिणाम स्वरूप उमस बढ़ जाती है, जिससे निवासियों को अत्यधिक कष्ट पहुंचता है। तो ये कुछ विशेषता है किसकी? मध्य प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु की। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे गर्म स्थान भिंड है, जो औसत रूप से सर्वाधिक गर्म जिला है। कौन सा? भिंड। क्लियर है? लेकिन वर्ष 1995 में गंजबासौदा का तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक मध्य प्रदेश का सबसे अधिक गर्म तापमान है। ठीक है, कितना रिकॉर्ड हुआ था वो? 48.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था गंजबासौदा का तापमान। लेकिन अगर जिला पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वो भिंड आएगा। और स्थान पूछा जाए अब तक, तो वो गंजबासौदा है, क्योंकि 1995 में गंजबासौदा का तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा चुका है। मई माह के मध्य के उत्तरी भागों में शुष्क व गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे कि हमारे क्षेत्र में लू चलने लगती है मई माह के मध्य में। मॉनसून के आगमन से पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थानीय विक्षोभ के कारण मई माह में विनाशकारी चक्रवात विकसित हो जाते हैं। अब समझना आपको, देखो,
ये लोकेशन है किसकी? मध्य प्रदेश की, ठीक है। और ये लोकेशन है किसकी? बंगाल की खाड़ी की। अपन बात कर रहे हैं मध्य मई माह की, जब इस मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भीषण गर्मी उत्पन्न होती है। भीषण गर्मी उत्पन्न होने का परिणाम ये हो जाता है कि यहां की वायु दाब निम्न हो जाता है। वायु दाब, या हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि हीट यहां पर बहुत है। अब जब प्रेशर कम हुआ, इस इलाके में प्रेशर ज्यादा है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। तो हवा हमेशा कैसे चलती है? हाई प्रेशर से चलेगी लो प्रेशर की ओर। तो इस तरफ से हवाएं आने लगती हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में। कारण क्या है इसका? कि मध्य प्रदेश का जो वायु दाब है वो बहुत नीचे गिर गया है, इसलिए ऐसे इलाके जहां का वायु दाब अधिक है वहां से हवाएं आने लगेंगी मध्य प्रदेश की ओर। इसीलिए बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से हवाएं आने लगती हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में, मई माह के मध्य में। और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारे यहां विनाशकारी चक्रवात विकसित हो जाते हैं। इन चक्रवातों का प्रभाव तटीय क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है, परंतु धरातलीय भाग के अंदर की ओर बढ़ने के साथ इनकी तीव्रता और प्रभाव दोनों कम हो जाते हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने कि मई माह के अंतिम समय में मॉनसून आने के पहले अक्सर बारिश आ जाती है, लेकिन मॉनसून नहीं आया है अभी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बारिश होती है। उसका कारण यही है कि इतने गर्मी होने के कारण मध्य प्रदेश का जो वायु दाब था वो बहुत नीचे गिर गया था। इसलिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाले क्षेत्र से आर्द्रता वाली हवाएं आई। कहां पर? मध्य प्रदेश में, और बारिश होने लगी। क्लियर है? लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा आपको भारत के तटीय इलाकों पर, क्योंकि तटीय इलाकों से जैसे जैसे ये अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करेगा वैसे वैसे इसकी तीव्रता कम होती जाएगी। क्लियर है? बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों का मार्ग उत्तर पश्चिम होने से इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में अधिक पड़ता है और इनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अब देखना, ये वाला जो इलाका है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग, ये बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा का क्षेत्र है। तो इस इलाके में बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, इस इलाके में अधिकतर बारिश होती है इस दौरान, क्योंकि बीच वाले क्षेत्र में अगर आना है तो मानसून क्या, ये जो चक्रवात है वो कमजोर पड़ जाएगा। क्लियर है? अंदर आते आते। इसीलिए दक्षिण पूर्वी भाग पर ये चक्रवात अक्सर आते हैं मई माह के अंत में, ग्रीष्म ऋतु के समय, और इनकी जो स्पीड है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये चक्रवात मेघ गर्जन, तेज हवाएं, तूफानी वर्षा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इनके प्रभाव से फसलों की अधिक क्षति होती है। क्लियर है? समझ में आया? ग्रीष्म ऋतु में ये गतिविधियां घटित होती हैं मध्य प्रदेश में, और इन चक्रवातों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग। अब अपन पढ़ते हैं वर्षा ऋतु के बारे में कि वर्षा ऋतु में क्या होता है। ठीक है? अभी जैसे अपन ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में वर्षा तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है, लेकिन इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाओं में ये विभाजित होता है। एक है अरब शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से, इन दोनों शाखाओं से बरसात हो रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः मध्य जून तक होता है। अब ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मई के बाद जून में ही मानसून क्यों आता है। उसका कारण ये है कि कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म हो चुका था और उस गर्मी ने वहां पर एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, जबकि
दक्षिण क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र विद्यमान है और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवेश करती हैं। और जब ये हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ रही थीं, उस समय अरब सागर से होकर गुजरी और बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरी और अत्यधिक आर्द्रता को अपने साथ समेट लिया और यहां पर टकराकर एक दूसरे से बरस गई। ठीक है, तो मई में गर्मी होने के कारण ही जून में मॉनसून आता है। राज्य के दक्षिण एवं पूर्वी भागों में सामान्यतः 12 जून तक वर्षा आरंभ हो जाती है। राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दोनों शाखाओं से, कौन कौन सी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दोनों शाखाएं कौन कौन सी हो गई, अभी जो मैंने एक्सप्लेन करी थी, एक अरब सागर शाखा हो गई और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। इन दोनों शाखाओं से ही बरसात होती है मध्य प्रदेश में। राज्य के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अब देखो, ये वाले जो इलाके हो गए कौन से, पूर्वी इलाके और दक्षिण पूर्वी इलाके, इन इलाकों पर वर्षा हो रही है किसके कारण, बंगाल की खाड़ी के कारण, क्योंकि बंगाल की खाड़ी नजदीकी रखती है किससे, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग से, जबकि उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में दोनों शाखाओं से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। ठीक है, मतलब बाकी का जो मध्य प्रदेश है, ये पूरा इलाका, इस पूरे इलाके में अरब सागर से भी वर्षा होगी, मतलब अरब सागर वाली जो शाखा है उससे भी वर्षा होगी और बंगाल की खाड़ी शाखा से भी वर्षा होगी। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वहां पर वर्षा होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी और मध्यवर्ती इलाका है वहां पर वर्षा होगी अरब सागर की शाखा से। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून बंगाल की खाड़ी द्वारा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। क्लियर है, अब तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है, किंतु समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर नाम मात्र की वर्षा होती है, क्योंकि वे समुद्र तट से कुछ ज्यादा ही दूरी पर अवस्थित हैं, जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर। चंबल नदी वाले या चंबल के जो इलाके हैं वहां पर अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है, क्योंकि उनकी दूरी समुद्री तट से बढ़ती जाती है। अरब सागर मॉनसून की मुंबई शाखा जब मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पहुंचती है तो मुंबई के पहाड़ी क्षेत्रों से उतरते समय घर्षण के कारण इसका तापमान बढ़ जाता है, जिससे आर्द्रता में कमी होती है। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अब समझना इस चीज को, जैसे अरब सागर से आने वाली जो शाखा है, जैसे आपको इतना तो मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले बंबई डूब जाती है। बंबई पर इतना भारी जल का भराव हो जाता है, वर्षा इतनी ज्यादा होती है और निकासी है नहीं पानी की, इसलिए पूरी बंबई त्राही त्राही हो जाती है उसके। और वहीं से तो मॉनसून प्रवेश कर रहा है मध्य प्रदेश में भी, तो मध्य प्रदेश में इतनी भीषण वर्षा क्यों नहीं होती है? उसका कारण है, सबसे पहला कारण तो यह है कि बंबई अवस्थित है कहां पर, समुद्र तट पर, और बंबई से जो हवाएं आ रही हैं मध्य प्रदेश की ओर, अपन ने ये पढ़ा था कि यहां पर है कौन सी, राजपीपला श्रेणी। कौन सी श्रेणी अवस्थित है यहां पर, राजपीपला। ठीक है, यहां पर बीच में सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, और यहां पर है मैकाल पर्वत श्रेणी। तो राजपीपला श्रेणी, सतपुड़ा और मैकाल, बंबई से जब मॉनसून की शाखा यहां पर आएगी
तो वो घर्षण कर जाएगी किससे? राजपीपला श्रेणी से। और जब ये राजपीपला श्रेणी से घर्षण कर जाएगी तो वो शाखा जो अपने साथ बहुत सारी आर्द्रता को, बहुत सारी ह्यूमिडिटी को या बहुत सारे पानी को लेकर आ रही है, वो अपना पानी छोड़ देगी। इसीलिए यहां पर अपेक्षाकृत इन इलाकों में पानी कम होगा। किसकी तुलना में? बंबई की तुलना में। क्लियर है? क्योंकि घर्षण हुआ किससे? पहाड़ों से, और इस घर्षण के कारण आर्द्रता कम हो गई, जिससे बारिश भी कम होगी। अरब सागर की केरल शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व की स्थित पहाड़ियों से टकराने के कारण इन क्षेत्रों पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अब समझना इस चीज को, समझना। अब ये है मध्य प्रदेश का कौन सा? दक्षिण पूर्वी इलाका। ठीक है। नीचे से एक शाखा आ रही, कौन सी? केरल शाखा, जिसने प्रवेश किया था भारत में केरल से। और एक शाखा आ गई कहां से? बंगाल की खाड़ी से। और यहीं पर कौन सा पर्वत है? मैकाल पर्वत। इस इलाके में उस मैकाल पर्वत से टकराई और इस इलाके में बरस गई कौन सी धाराएं? एक तो हो गई केरल शाखा और एक हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। किससे टकरा गई ये? सतपुड़ा पर्वत की मैकाल पर्वत श्रृंखला से। इसीलिए मध्य प्रदेश का ये जो दक्षिण पूर्वी भाग है, ये सबसे ज्यादा वर्षा को सहन करता है, या पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर, अब ध्यान से देखो, यह है पूर्व से पश्चिम और यह हो जाएगा आपका दक्षिण से उत्तर। उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। मतलब अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो ये पूर्वी इलाके में वर्षा ज्यादा होगी, पश्चिमी इलाके में वर्षा कम होगी। दक्षिणी इलाके में वर्षा ज्यादा होगी, उत्तरी इलाके में वर्षा कम होगी। यहां सबसे अधिक वर्षा जुलाई व अगस्त माह में होती है। क्लियर है? राज्य के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी तथा अनूपपुर जिलों में वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के मध्य है। क्योंकि ये कौन से इलाके में आते हैं? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों के जिले हैं। और अपन ने ये देखा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून की केरल शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों शाखाएं बरस जाती हैं कहां पर? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके में। इसीलिए यहां पर वर्षा जो है 125 से 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। राज्य के मध्यवर्ती तथा उत्तर पूर्वी भागों में स्थित भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, सीधी, छतरपुर, दमोह जिलों में वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो मध्य प्रदेश का ये जो मध्य वाला क्षेत्र है, यहां पर अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी बरस गया इस इलाके में। फिर वही जो बादल हैं, जब अपना कुछ जल इस इलाके में बरसा चुके हैं, वो उत्तर की तरफ बढ़ेंगे और फिर इस इलाके में पानी गिराएंगे। इसलिए यहां पर पानी कम गिरता है और वर्षा कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर तक। राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीहोर और शाजापुर, मतलब ये इलाका, इस इलाके में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्लियर है? कारण मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि इनकी समुद्र तट से दूरी अधिक हो जाती है। साथ ही साथ वर्षा की जो धारा हमारे यहां आ रही है, वो ऑलरेडी अपना जल दे चुकी है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को। इसलिए इन क्षेत्रों तक आते आते उस धारा में जो जल का प्रतिशत था वो कम होता गया। इसलिए इस इलाके में अपेक्षाकृत पानी
कम गिरता है। मई माह में उत्तर पश्चिम भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान अधिक तेजी से बढ़ने के कारण, अपन ने ये चीज ऑलरेडी समझ ली है कि इस इलाके से गुजरी है कौन सी, कर्क रेखा, जो कि मई माह में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसलिए भीषण गर्मी पड़ती है मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में। वही चीज यहां पर दी है कि तापमान अधिक हो जाने के कारण एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होने लगता है तथा जून के प्रारंभ में यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेता है। देखो समझना इसके लिए, अपन ने यह देखा है कि विषुवत रेखा पूरे विश्व को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यह है क्या, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र है वह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। मतलब वो पूरा क्षेत्र जो इस इक्वेटर के या विषुवत रेखा के उत्तर में आता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और वो पूरा क्षेत्र जो विषुवत रेखा के दक्षिण में आता है इसको कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसे, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब समझना इसके बारे में आप बहुत ध्यान से कि इस इलाके में मई माह में एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना और यहां पे से गुजर रही हैं कौन सी, व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में। और ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है जो यहां पर बना है, ये मई माह में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये इन व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करती हुई केरल वाले क्षेत्र से भारत में एंटर करती हैं और दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक होगी अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, और इसी कारण से ये अपने साथ आर्द्रता ग्रहण करके मॉनसून लेकर आती हैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण तंत्र में मिल जाती हैं और बारिश करती हैं। कहां पर, मध्य प्रदेश में। देखो इस डायग्राम को, अभी जैसे मैंने आपको वर्ल्ड मैप में समझाया कि व्यापारिक पवनें कहां बह रही थी, विषुवत रेखा के नीचे अर्थात दक्षिणी गोलार्ध वाले क्षेत्र पर। लेकिन भारत के मध्य इलाके में ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र मई माह में बना है, ये इतना स्ट्रांग था कि इनने इन व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लिया। ये जो एरोस देख रहे हैं आप, ये एरोस क्या है, ये व्यापारिक पवनें ही हैं जो मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के रूप में भारत में प्रवेश कर रही है दो शाखाओं में। कौन कौन सी शाखा है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्लियर। और ये बरसती हैं कहां पर, मध्य प्रदेश में। खासकर कि किस भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण पश्चिम मॉनसून वर्षा का आरंभ अचानक तीव्र मेघ गर्जन, विद्युत चमक के साथ होता है, जिसे मॉनसून का प्रस्फोट या बस्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। तो जब हमारे यहाँ बहुत तेज पानी गिरता है उसको क्या कहा जाता है, मॉनसून का प्रस्फोट। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का प्रभाव मध्य प्रदेश में मध्य अक्टूबर तक रहता है। कब तक रहता है मध्य प्रदेश में, मध्य अक्टूबर तक।
इसलिए राज्य में मध्य जून से मध्य अक्टूबर, टाइम पीरियड याद रखना कब से कब तक, मध्य जून से मध्य अक्टूबर का काल वर्षा ऋतु का या दक्षिण पश्चिम मानसून का काल कहलाता है। क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा होती है किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से, इसलिए ये काल कहलाता है दक्षिण पश्चिम मानसून का काल। कौन कौन सा, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक का काल। जुलाई में मध्य प्रदेश का औसत तापमान, किस माह, जुलाई में मध्य प्रदेश का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसके कारण निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी से आने वाले तूफान या चक्रवातों का निरंतर आगमन होने लगता है। बारिश के मौसम में बहुत तेज हवाएं चलती हैं कि नहीं चलती, उसका कारण यही है कि इस माह में भी, मतलब जुलाई माह में भी 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होने के कारण एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र फिर से बनता है और बंगाल की खाड़ी से पवनें फिर से प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में, तो बहुत तेज हवा के साथ पानी गिरता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में नोट की गई है, जो कि कितनी है, 215 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे कम वर्षा मात्र 55 सेंटीमीटर नोट की गई है गोहद, जो कि भिंड का एक इलाका है, कौन सा, गोहद, उस इलाके में, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया मध्य प्रदेश का, पचमढ़ी। कहां पर, होशंगाबाद जिले में। और कितनी वर्षा नोट की गई है, तो यह है 215 सेंटीमीटर की वर्षा। और सबसे कम वर्षा तो भिंड के गोहद नामक स्थान पर, जो कि है मात्र 55 सेंटीमीटर की। क्लियर। मध्य प्रदेश दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 85% तक वर्षा प्राप्त करता है। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी वर्षा होती है एक साल में, उसमें से 85% वर्षा सिर्फ और सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त की जाती है। 15 अक्टूबर के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है और फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत पानी गिराता है। उसको कहा जाता है मानसून का रिवर्तन, अर्थात रिट्रीट ऑफ मानसून। और ये कब होता है रिट्रीट ऑफ मानसून, ये होता है 15 अक्टूबर के बाद। तो ये था मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु के अंदर या वर्षा ऋतु के दौरान जो भी गतिविधियां घटित होती थीं। अब हम आते हैं किस पर, शीत ऋतु पर। शीत ऋतु के समय मध्य प्रदेश का हाल क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहता है। ये तो सबको मालूम होगा, मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होगा और कहाँ तक जाएगा, फरवरी तक। मध्य अक्टूबर में मॉनसून के लौटने के बाद भी वायु में आर्द्रता बनी रहती है। जैसे अभी का जो टाइम है, जिस समय आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अभी भी वायु में नमी तो है ही, ठीक है। राज्य में सबसे अधिक ठंड दिसंबर से जनवरी के मध्य होती है, ये तो आप सबको मालूम होगा। शीत ऋतु के प्रारंभिक लक्षण क्या होंगे कि स्वच्छ आकाश रहेगा, खुला सा मौसम रहेगा, एक हल्की हल्की सी हवा चलती रहेगी, ठंड रहेगी लेकिन धूप भी अच्छी खासी रहती है। राज्य में पठारी भागों और उच्च भूमियों की अधिकता के कारण पठारी क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कम ठंड पड़ती है। क्योंकि मध्य प्रदेश के धरातल पर बहुत सारी उच्चावचीय विविधताएं हैं, इसलिए पठारी भागों में ठंड अधिक रहेगी लेकिन मैदानी भागों में ठंड कम रहती है। शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी में नवंबर के अंतिम सप्ताह से फरवरी के मध्य तक तूफानी मौसम दशाएं विकसित होती हैं। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, जिससे राज्य के दक्षिण पूर्व के कुछ भागों में वर्षा भी होती है। क्लियर है, क्योंकि ये डिस्टरबेंस या विक्षोभ उत्पन्न होता है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग।
तो इस दक्षिण पूर्वी भाग में एक प्रकार से वर्षा होती है ठंडों के समय। अब समझना इसको। परिणाम स्वरूप आकाश में बादल छाए रहते हैं एवं वर्षा के कारण दिन का तापमान कम हो जाता है और ठंड अधिक बढ़ जाती है। क्लियर है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लगभग 10% वर्षा होती है। क्लियर है। 85% वर्षा तो हो चुकी है, किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। लेकिन 10% वर्षा ठंडे के सीजन में भी होती है मध्य प्रदेश में। ये इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया था, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के कारण। इस ऋतु में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है। जबकि जनवरी माह में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। क्लियर। मध्य प्रदेश राज्य में 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तर एवं दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। समताप रेखाएं, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये मैप पर खींची जाने वाली ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक प्रकार के तापमान को प्रदर्शित करती हैं। ऐसी रेखाओं को कहा जाता है समताप रेखाएं या आइसोथर्मल रेखा। और ये 21 डिग्री की समताप रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रही है। और इस 21 डिग्री की समताप रेखा से मध्य प्रदेश उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है। उत्तरी भाग का तापमान अधिक होता है जबकि दक्षिणी भाग का तापमान कम रहता है। मतलब 21 डिग्री की जो समताप रेखा है, जिसे इमेजिन किया गया है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ये गुजर रही है, इसके उत्तर में जो क्षेत्र आता है वहां का तापमान कम रहेगा और इसके दक्षिण में जो क्षेत्र आते हैं वहां का तापमान ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये है कुछ विशेषताएं मध्य प्रदेश की शीत ऋतु के। तो हमने मध्य प्रदेश की 3 मुख्य ऋतुएं पढ़ ली हैं। कौन कौन सी हैं वे? सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रीष्म ऋतु के बारे में, फिर वर्षा ऋतु के बारे में और फिर शीत ऋतु के बारे में। अब हम मध्य प्रदेश का एक और विभाजन पढ़ने जा रहे हैं। जलवायु क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया है। और वो विभाजन क्या है? उत्तर का मैदानी क्षेत्र। जैसे हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ा था ना, वो भूगोल के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन। सबसे पहले आ जाएगा उत्तर का मैदान, फिर आएगा मालवा का पठार, फिर विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और उसके बाद नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो 4 प्रकार से मध्य प्रदेश का विभाजन जलवायु के आधार पर किया जाता है। कौन कौन सा? उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। क्लियर है? ये तो आपने पहले भी देखा होगा। ये हो जाएगा कौन सा? उत्तर का क्षेत्र। ठीक है। ये नर्मदा सोन घाटी और पूर्वी क्षेत्र, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका मध्य क्षेत्र। क्लियर है? ये जलवायु के आधार पर विभाजन है मध्य प्रदेश का। अब हम पढ़ते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ठीक है। उत्तर के मैदानी भागों के अंतर्गत राज्य के नीमच, अशोकनगर, भिंड, दतिया, मुरैना, छतरपुर, पन्ना, सतना के उत्तरी भाग आते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं ये। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंड अधिक पड़ती है। तो ये जो उत्तरी इलाका है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ेगी और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ेगी। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। ये अभी अपन ने वर्षा ऋतु में भी देखा था कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है वहाँ पर जो वर्षा है वो लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जबकि जनवरी माह का औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तथा मई माह का औसत तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर है ये चीज?
इस क्षेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी, ये चीज हम सब पढ़ चुके, बस एक प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से प्राप्त होती है। क्लियर है? मतलब ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र पर वर्षा कैसे प्राप्त होगी? ये वर्षा प्राप्त होगी दोनों शाखाओं से। कौन कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा से। राज्य के उत्तरी भागों की समुद्र तट से दूरी अधिक होने के कारण मॉनसून की दोनों शाखाओं में घर्षण होने से तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे आर्द्रता और वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि एक तरफ से आ रही है कौन सी शाखा? अरब सागर की शाखा, और एक तरफ से आ रही है बंगाल की खाड़ी की शाखा, और इन दोनों शाखाओं में घर्षण हो जाता है। उस घर्षण के परिणाम स्वरूप इस इलाके के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण यहां पर वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों के पश्चिम में 75 सेंटीमीटर से कम तथा पूर्वी क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, अब ये जो उत्तरी इलाका भी है ना मध्य प्रदेश का, उसमें पश्चिमी क्षेत्र जो हो गया, मतलब ये आपका नीमच मंदसौर वाला क्षेत्र, वहां पर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, और छतरपुर वाले इलाका या फिर पन्ना वाला क्षेत्र या फिर हमारा सागर विदिशा भोपाल वाला इलाका, यहां पर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। ठीक है, किंतु जिस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर होता है, अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे एल नीनो प्रभाव के बारे में, एल नीनो प्रभाव के कारण दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर हो जाता है, तो इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून से तो पूरा एरिया ही संचालित हो रहा है, और अगर यही मॉनसून कमजोर हो जाए तो इस इलाके में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं मालवा के पठार के बारे में। ठीक है, मालवा के पठार भी एक प्रकार से जलवायविक विभाजन है मध्य प्रदेश का। मालवा पठार में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो मालवा के पठारी क्षेत्र में कैसे लक्षण हैं? शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण वहां पर विद्यमान है। यहां समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो मालवा के पठारी इलाके में जो जलवायु है वो कैसी है? समशीतोष्ण, मतलब ना तो अधिक ठंड पड़ेगी और ना ही अधिक गर्मी पड़ेगी। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा अरब सागर की मुंबई शाखा द्वारा प्राप्त होती है। अब भी जस्ट मैंने समझाई थी आपको अरब सागर की मुंबई शाखा, उससे या उस धारा से अधिक वर्षा होती है कहां पर? बंबई या मालवा के क्षेत्र पर। बाकी ये चीज तो आपको मालूम होगी कि ये जब पवनें उतरती हैं बंबई की पहाड़ियों से, तो उन पहाड़ियों से घर्षण होता है, जिससे कि आर्द्रता कम हो जाती है। जब ये मॉनसूनी पवनें ऊंचाई से नीचे की ओर आती हैं तो आगे बढ़ती हुई तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता कम हो जाती है। इसके कारण मध्य प्रदेश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट अपन अभी पढ़ते हुए आए हैं। मालवा पठार के पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी से अधिक, जबकि पश्चिमी भागों में कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक तथा शीत ऋतु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कहां पर? मालवा के पठारी इलाकों में। क्लियर है? लेकिन किस प्रकार की जलवायु रहती है मालवा में? समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु। क्लियर है? अब विंध्य पर्वत श्रृंखला, मतलब ये भी मध्य प्रदेश का बीच का हिस्सा है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस, जबकि जनवरी माह में 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे शीत ऋतु में ठंड एवं ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है। ये सब पढ़ चुके हैं हम, बस एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है इस विभाजन में आपका। इस पर्वतीय क्षेत्र में भी अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी
इन दोनों मानसूनी शाखाओं से वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पश्चिमी भागों की तुलना में पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी के निकट है, इसलिए चक्रवाती वर्षा वहां पर होगी। सिंपल। अब है नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी, जैसा कि हम जानते हैं, ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान भी है। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में मॉनसून की दोनों शाखाओं, क्योंकि ये बीच का इलाका है, इस वजह से अरब सागर वाली शाखा भी आएगी और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी आएगी, और इन दोनों शाखाओं का टकराव होगा नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र पर। ग्रीष्म ऋतु में तापमान और आर्द्रता की अधिकता से उमस भरी गर्मी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि तापमान ज्यादा होता है, इस कारण से उमस बढ़ जाएगी कहां पर? नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में, जिससे मौसम कष्टदायी हो जाता है। तो इस स्थान का मौसम कैसा हो जाएगा? कष्टदायी। ठीक है, इसके पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी का मॉनसून और चक्रवातीय वर्षा का योगदान होता है। परिणाम स्वरूप नर्मदा सोन घाटी के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी। तो नर्मदा सोन घाटी का पूर्वी क्षेत्र मध्य प्रदेश का ही पूर्वी क्षेत्र, और हमने ये देखा है कि इस इलाके में वर्षा अधिक होगी। किसके कारण? बंगाल की खाड़ी की शाखा और केरल शाखा के कारण। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। महादेव मैकल श्रेणियां यहां पर अवस्थित हैं, और महादेव श्रेणी की ही औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। सतपुड़ा के पूर्वी भाग अमरकंटक का पठार और बघेलखंड का पठार अवस्थित है। और जब इतनी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी भागों में अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा इन बड़ी बड़ी पहाड़ियों से टकराती हैं और पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं। इस क्षेत्र में शीत ऋतु सामान्यतः शुष्क होती है तथा ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता, जबकि रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये एक सामान्य सी जानकारी है किसकी? इस इलाके की। ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले। मॉनसून की दोनों शाखाएं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा, जब इस क्षेत्र में स्थित ऊंची पहाड़ियों से टकराती है तो अत्यधिक वर्षा करती है। कहां पर? नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र पर। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से वर्षा होती है, और इस क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में गर्मी और सर्दी सामान्यतः कम होती है। कहां पर? इस पूरे इलाके में। होशंगाबाद में पचमणी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जहां की वार्षिक वर्षा 215 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को योनाला, ये याद रखना, ग्रीष्म ऋतु को योनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं? योनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। राज्य में भारत मौसम विभाग का एकमात्र कार्यालय इंदौर में अवस्थित है। वर्ष 2013 में उज्जैन के डोंगला में मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया है, जिसका नामकरण है वराहा मिहिर मौसम वेधशाला। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जो अपन ने सेकंड पार्ट पढ़ा था इस लेक्चर का कि मध्य प्रदेश का जलवायु के आधार पर विभाजन, वो बहुत ही आसान है। जो इस लेक्चर का पहला पार्ट है, जिसमें अपन ने मध्य प्रदेश में जलवायु की विभिन्न क्रिया विधियों को समझा है, वो वाला पार्ट टेक्निकल है। वो उस पार्ट में अगर आपको कुछ दिक्कत है तो फिर भी पूछ लेना आप मुझसे। क्लियर है? थैंक यू।